बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, स्टेटमेंट वाले सवालात। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी चूजन आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। 16 में से 11 प्लेयर्स चूज करने हैं तो वो कितने वेज में चूज हो सकते हैं। नंबर 1, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो कंडीशन, जो मर्जी जैसे मर्जी सेलेक्ट करें। 11 प्लेयर्स हर बार 16 में से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने 16 में से। सेकंड क्या है, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज बी चूजन, एक खास अहम कोई बंदा है वो हर टीम में रखना ही रखना है, उसकी जगह पक्की है। ये सेकंड कंडीशन। तो आए फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सवाल को करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 16। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स को हम हमेशा n कहेंगे। एंड हर बार सेलेक्ट कितने करने हैं, चूजन यानी सेलेक्ट। याद रख लो बच्चों, पिक करना, सेलेक्ट करना या चूज करना, ये एक ही बात है। पिक करना, सेलेक्ट करना या चूज करना। इसमें वो कहता है कि हर बार 11 प्लेयर चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, पिक करने हैं, एक ही बात है। तो जितने प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं, चूज करने होते हैं, वो हमारा आर होगा। अब यहां सिर्फ बात सिलेक्शन तक है, चूज तक है। सो ये सवाल कॉम्बिनेशन का होगा। अगर सेलेक्ट करके उनकी आगे अरेंजमेंट्स भी बनानी होती तो फिर सवाल परमुटेशन का होता। तो यहां फिलहाल जो है सिर्फ सिलेक्शन की बात है। सो एनसीआर का फार्मूला लगेगा, एनसीआर का 16C11। इसको अब आगे अगर ये सवाल 4 नंबर का आए तो फिर आप इसको बकायदा उस फार्मूले से आगे सॉल्व कर लें, वरना यहीं पर ही बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये मैंने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात बताई हुई, अब मैं फिर बता रहा हूं। एनसीआर जो है ये डिवीजन वाले बटन से आपका एनसीआर निकलता है। एनसीआर जो है ये डिवीजन वाले बटन से निकलता है, बनता है। कैसे, आपने 16 प्रेस करें, 16, शिफ्ट के साथ डिवीजन वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये C बन गया, 16C। नेक्स्ट आपको 11 प्रेस करना है, 16C11। अगर आप जूम करके देखें तो ये देखें 16C11। जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे आपका ये वाला आंसर है। तो इतने वेज में हम 16 में से हर बार 11 प्लेयर्स लें, सेलेक्ट करें तो इतने वेज बनते हैं, इतने ग्रुप्स बनते हैं, इतनी टीम्स बनती। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, अ पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज बी चूजन। हर बार हर टीम में एक बंदा, खास कोई ऐसा बंदा है कि वो हर टीम में पक्का उसको जरूर रखना ही रखना है। 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की ऐसी कितनी टीमें बन सकती हैं कि हर टीम में एक खास बंदा, कोई खास ऐसा है कि उसको रखना ही रखना है। मैं थोड़ी देर के लिए उस बंदे को कहता हूं कि फर्ज कर लो ये बच्चों क्रिकेट की टीम है तो ये आपका विकेट कीपर है। अगर फर्ज कर लो ये हमने जो 11 प्लेयर्स की टीम्स बनानी है, उनमें इन 16 में से एक ही बंदा ऐसा है जो विकेट कीपर है। या फर्ज कर लो आपको फुटबॉल की टीम में 11 प्लेयर्स हैं तो उसमें एक गोलकीपर है। या यूं कह लें कोई भी टीम बना रहे हैं तो ये उसका कैप्टन है, इसको तो रखना ही रखना है। या यूं कह लें कि इसकी कोई हमें पर्ची आई हुई है, इसको रखना ही रखना है हर हाल में। तो इसको पहले ही आप अलग से रख लें, सेलेक्ट कर लें। पीछे हमारे पास बच्चों 15 प्लेयर्स बच्चे, इसको तो हर टीम में रखना ही रखना है। पीछे हमारे पास ये गिन लें, अब हमारे पास 16 में से जब भी कोई टीम रखनी है तो पहले तो उस बंदे को साइड पर कर लिया। तुमने तो भाई हर टीम में होना ही होना है, ये तो पक्का है। पीछे हमारे पास 16 में से कितने बंदे बच्चे, 15 बच्चे।
15 बच्चे, 16 में से 15 बच्चे। अब हर बार चूंकि टीम जो है, ईच टीम कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 11 प्लेयर्स, तो रिमेनिंग टीम के लिए हमें रिमेनिंग कितने बंदे रखने हैं? 10 रखने हैं। कितनों में से? 15 में से। 15 में से हर बार हमें कितने बंदे रखने हैं? 10। क्योंकि टीम में ऑलरेडी एक बंदा हम रख चुके हैं, ले चुके हैं, तो बाकी हमें टीम में पीछे कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? 10। कितनों में से? 15 में से। यही बात मैंने लिखी हुई। If a particular player is a member of each team, ये वहां पे था, इसको हमने हर टीम के लिए अलग कर लिया। Always be chosen, then we have to select 10 players. हमें हर टीम के लिए पीछे कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? 10, क्योंकि ईच टीम टोटल कितने बंदों पर कंसिस्ट कर रही है? 11 प्लेयर्स पर कंसिस्ट कर रही है। एक बंदा तो पहले से ही हमने रखा हुआ है, इसकी पक्की सीट है, तो हमने फिर 15 में से 16 नहीं, 15 में से, क्योंकि एक बंदा तो ऑलरेडी इनमें से इधर आ गया है, पीछे हमारे पास 15 प्लेयर्स बचे हैं। 15 में से हर बार आपको कितने रखने हैं? 10। देखो, जितने भी बंदों को पर्टिकुलर रखना हो वो टोटल में से भी माइनस कर दो और टीम में से भी माइनस कर दो, क्योंकि टीम में उनको ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। सो रिमेनिंग जो उधर बचेंगे और टीम के लिए जो रिमेनिंग बचेंगे, इनका आपने क्या कर लेना है बेटा? इनका आपने कॉम्बिनेशन बना लेना। यही काम किया मैंने। 15C10, हर बार 15 में से आपको बाकी कितने बंदे रखने हैं? 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं, रखने हैं। सो 15C10, आगे इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। मसलन फर्ज कर लो यही सवाल, इसमें हमें कहा जाता ईच टीम कंटेनिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, हर टीम में 2 पर्टिकुलर प्लेयर जरूर चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो हम फिर ये करते 16 में से 2 और 11 में से 2। 16 में से 2 का मतलब ये है कि वो 2 बंदे तो हमने अलग कर लिए, पीछे 16 में से कितने बच्चे? 14। अब चूंकि हर टीम जो है वो 11 प्लेयर पर कंसिस्ट कर रही है, 2 बंदे उसमें ऑलरेडी रख लिए हमने, तो रिमेनिंग हमें कितने बंदे रखने हैं? 9 बंदे रखने हैं। तो 15C9 ये हमारा आंसर होगा। तो ये बेटा कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला जब भी सवाल होगा स्टेटमेंट वाला, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर सुन लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस पे NPR का क्यों नहीं लग रहा या इस पे NCR का क्यों लग रहा है, वजह क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं इसके बाद अभी कराऊंगा, ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इनमें दोनों क्वेश्चन में अलग अलग स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी आपस में मिलती जुलती है। जरा देखिएगा, सुनिएगा लेक्चर को। क्वेश्चन 6 है, आउट ऑफ 5 men and 3 women, a committee of 3 is to be formed। साथ अगर लफ्ज लिख देता ना 3 persons तो और चीज क्लियर हो जाती। बहरहाल वो कह रहे कि 3 लोगों की कमेटी बनानी है। हैं टोटल कितने लोग? 5 मैन हैं और 3 वुमेन हैं, जबकि हर कमेटी कितने लोगों पर मुश्तमिल है? 3 बंदों पर मुश्तमिल है। ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 persons। ये जुमला मैं इस पर जोर दे रहा हूं, एक मकसद है। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म्ड, ये कितने तरीकों से बना सकते हैं? इफ, जबकि एट लीस्ट 1 man is selected, हर कमेटी में एक बंदा जरूर आए। हर कमेटी जो है वो एक बंदा, एटलीस्ट एक बंदा जरूर आए। अब जब भी बच्चों बात आ जाए ना एटलीस्ट की, मैंने ये सामने 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, एक एटलीस्ट और एक लफ्ज एटमोस्ट। जब भी बेटा बात आ जाए एटलीस्ट की, तो एटलीस्ट का मतलब ये होगा कि लोअर वैल्यू लेकर उससे ऊपर वाले सारे केसेस। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर आप में से कोई भी बच्चा ट्रिप पर जा रहा है और वो अपने पेरेंट्स को, अपने वालिद को कहता है कि जी पापा मुझे एटलीस्ट 1000 चाहिए,
इट मीन अब 1000 से नीचे नहीं वो पैसे लेगा, 1000 या इससे ऊपर ऊपर लेगा। फर्ज कर लो उसके अब्बू मेहरबान है, वो कहते हैं ये ले बच्चे तू 5000 ले जा, वो ले लेगा। ये ले बच्चे तू 3000 ले जा, या ये बेटा तू 2000 बेटा तुम ले लो, या ये 1000 ले लो। इट मीन लोएस्ट बाउंड्री जो है ना वो 1000 है। उसने जब ने कह दिया ना कि एट लीस्ट, तो एट लीस्ट में लफज लीस्ट है, तो आपने लोअर वैल्यू लेनी है। एल लफज है, इट मीन आपने एल लफज वाला लफज लोअर वैल्यू लेकर उससे ऊपर वाले सारे केसेस लेने हैं। इस एट लीस्ट में लफज एल है, लोअर लफज में भी पहला लेटर एल है, तो एट लीस्ट का मतलब यह है कि लोएस्ट वैल्यू लेकर लोअर वैल्यू लेकर उससे आगे आगे वाले सारे केसेस। अब एट लीस्ट जब बच्चे ने कहा कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए, तो अब 1000 से वो कम नहीं लेगा, उससे ऊपर ऊपर जितने भी लेगा वो और उसके लिए अच्छा है। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो जाएगी, दोस्तों के साथ जो है उधर दोस्तों के साथ उधर मजीद टीटू पार्टियां हो जाएंगी, एंजॉय करेगा वो दोस्तों के साथ, मजीद वो एंजॉय करेगा। जो पैसे फर्ज कर लो बचते हैं वो वापस आकर पेरेंट्स को दे देगा, लेकिन 1000 से ऊपर जितने भी मिलेंगे वो ले लेगा। मिनिमम वैल्यू लोएस्ट वैल्यू 1000 है, और उससे ऊपर ऊपर जो भी केस बनेगा, जो भी पैसे मिलते हैं वो ले लेगा। तो जब भी लफज एट लीस्ट आ जाए तो एट लीस्ट में लफज एल है, तो आपने इससे कनेक्शन से याद रखना कि लीस्ट लोएस्ट का भी पहला लेटर एल है, लीस्ट का भी पहला लेटर एल है, तो लीस्ट लेकर उससे ऊपर ऊपर की वैल्यूज। अब दूसरी बात है एट मोस्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी बात, लेकिन मैं इधर ही समझा देता हूं। जब भी बच्चों एट मोस्ट हो, तो एट मोस्ट का मतलब है अपर बाउंड्री, हाईएस्ट वैल्यू, और उससे फिर नीचे वाले सारे केसेस। एट मोस्ट में हाईएस्ट वैल्यू लेकर उससे लोअर वाले सारे केस लेने हैं, और एट लीस्ट में लोअर वैल्यू लेकर उससे अपर वाले सारे केसेस लेने। अब इसकी मैं मिसाल देता हूं। कोई फैमिली है, वो शॉपिंग के लिए जाती है, उस फैमिली का जो हेड है, कोई भी घर का बंदा है, वो कहता है भाई मेरे पास तो आज 50,000 है, इससे ऊपर नहीं है। इट मीन 50,000 या 50,000 से नीचे नीचे शॉपिंग करनी है, 50,000। इट मीन अब उस फैमिली ने 50,000 से ऊपर की शॉपिंग नहीं कर सकते, उनके पास है ही 50,000। इट मीन 50,000 या उससे नीचे नीचे की शॉपिंग हो सकेगी। तो एट मोस्ट का मतलब ये है कि मेरे पास, वो बंदा कहता है एट मोस्ट 50,000 है, तो उससे फिर नीचे नीचे ही शॉपिंग होगी। तो एट मोस्ट में मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, एम मीन मैक्सिमम, तो एट मोस्ट में अपर या मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और उससे नीचे नीचे आना है। एट मोस्ट में मैक्सिमम वैल्यू लेनी है या अपर वैल्यू लेनी है और उससे नीचे नीचे आना है। एट लीस्ट में लोअर वैल्यू लेनी है और उससे ऊपर ऊपर जाना है। एट मोस्ट में मैक्सिमम वैल्यू या अपर वैल्यू लेनी है और उससे नीचे नीचे जाना है। इधर एम, एट मोस्ट में एम, और साथ मैक्सिमम में भी एम है। तो मैक्सिमम वैल्यू लेकर उससे नीचे, जब आप मैक्सिमम पे हैं तो फिर नीचे आएंगे, जब आप मिनिमम पे हैं, एट लीस्ट में लोअर वैल्यू पर हैं, तो आप ऊपर ऊपर जाएंगे। यही चीज यहां पे। अब आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चेक कर। क्वेश्चन में कहता है कि टोटल 5 मेन है एंड वुमेन कितनी है, 3। अब वो कहता है क्वेश्चन में कि आपने ऐसी कमेटियां बनानी है कि हर कमेटी में एटलीस्ट एक बंदा तो जरूर हो। सो फॉर एटलीस्ट 1 मैन, एक बंदा तो जरूर रखना है। इन ईच कमेटी वी हैव 3 केसेस। क्या मतलब आए 3 केसेस कैसे बनेंगे? अब आपने स्टार्ट ही मिनिमम से करना है, 1 मैन से। 1 मैन अगर रखते हैं तो 2 वुमेन रखेंगे, 1 मैन और 2 वुमेन, क्योंकि ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 3 पर्सन्स। तो 1 मैन लिया तो फिर बाकी हमें वुमेन कितनी लेनी है, 2 वुमेन लेनी है, क्योंकि कमेटी में 3 बंदे पूरे करने हैं, शामिल करने हैं। कमेटी में 3 बंदे पूरे करने हैं। ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन, तो 3 बंदे पूरे करने हैं। तो जब आपने 1 मैन लिया आउट ऑफ 5 मैन से, तो वुमेन कितनी लेंगे, 2 आउट ऑफ
3 से, 3 वुमेन में से 2 वुमेन ली और इनको बच्चों मल्टीप्लाई करना है। वजह याद करें, बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये मेरा आप बेसिक लेक्चर, परमुटेशन वाला लेक्चर, उससे भी पहले वाला लेक्चर सुनेंगे तो उसमें रूल ऑफ प्रोडक्ट ये था कि 2 डिफरेंट इवेंट्स हैं। इवेंट्स ए में कोई चीज m टाइम अक्कर होती है और इवेंट बी में कोई चीज n टाइम अक्कर होती है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, m into n, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, इनमें ये टोटल जो हैं इनको आपस में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 15 कमेटियां ऐसी होंगी जिनमें 1 मैन है और 2 वुमेन है, तो एटलीस्ट 1 मैन वाली तो कंडीशन पूरी हो रही है ना। लेकिन आगे 2 केसेस और भी हैं। हम 2 मैन लेते हैं और 1 वुमेन लेते हैं, तो देखो ना इसमें 1 मैन वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है ना। 2 मैन में 1 मैन तो आ रहा है, एटलीस्ट 1 मैन हो ना, तो 1 मैन वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है। तो हमने जब 2 मैन लिए हैं, आदमियों में से 5 में से 2 मैन लिए हैं, तो 1 वुमेन लेनी है, क्योंकि हर बार ये नीचे बेटा 3 पर्सन्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन्स। तो जब आपने 2 मैन लिए हैं तो फिर बाकी जो है 1 वुमेन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर कमेटी में 3 बंदे पूरे करने। तो 2 मैन लिए हैं तो आप 1 वुमेन लेंगे। तो अगर 2 मैन के साथ 1 वुमेन का सिलेक्शन करें तो इतने वेज बनेंगे। अब बच्चों तीसरा केस है कि हम इसमें 3 मैन लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एटलीस्ट में हम लोएस्ट वैल्यू से शुरू करके ऊपर वाले सारे केसेस लेते हैं। तो 3 मैन, पहले 1 मैन, फिर 2 मैन, फिर 3 मैन लिए, 3 बंदे लेंगे। तो वुमेन फिर कितनी लेंगे, वुमेन कोई नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 3 पर्सन्स, हर कमेटी में 3 बंदे होने चाहिए। तो तीनों के तीनों जब मैंने मैन ले लिए तो वुमेन नहीं लेंगे, यानी नो वुमेन मीन 0 वुमेन। तो हम मैन में से 3 ले लिए, 5 मैन में से 3 ले लिए, वुमेन में से हमने कोई वुमेन नहीं ली, सो 0 वुमेन। ये 1, इसको सॉल्व करें तो ये 1 वैल्यू बन रही है, एंड 5 से 3 ये 10 आ रहा है। कैलकुलेटर से आप सबके आंसर निकाल लें। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख लें एंड में, या टोटल कमेटीज, यानी वो तमाम कमेटीज जो 1 मैन वाली, एटलीस्ट 1 मैन वाली कंडीशन को पूरा कर रही हैं, वो टोटल कितनी बनी है। देयर आर टोटल 55 ways in which at least 1 man is present in each committee। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। कोई बच्चा कहता है सर केस 4 नहीं बनाया आपने जिसमें आप 4 मैन ले लें। नहीं, ऐसा नहीं ले सकते। वजह, बिकॉज ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 3 पर्सन्स। तो आपने 1 मैन से शुरू करके मैक्सिमम तक जाना है, 3 मैन तक जाना है, इससे आगे जा ही नहीं सकते। 4 मैन वाला केस बन ही नहीं सकता। आपने एटलीस्ट में मिनिमम वैल्यू से शुरू करके, लोअर वैल्यू से शुरू करके आपने हाईएस्ट आगे सारे केसेस जाने हैं, और एट मोस्ट में मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करके नीचे सारे केस लाने हैं। इसमें हम डाउन जाते हैं, इसमें हम अप जाते हैं। ये एरो मीन सारे आगे वाले केस, और ये लो वाला एरो मीन सारे लोअर केसेस। ठीक है ना, ये अपर और ये लोअर। तो आए हम क्वेश्चन 7 करते हैं, उसमें भी यही बात है। जी बच्चों, क्वेश्चन 7 में जाकर क्वेश्चन 6 भी और क्लियर हो जाएगा। मजीद ये बातें क्लियर होने वाली हैं इस क्वेश्चन में आकर इंशाल्लाह। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, अब यहां ये बात कंप्लीट हो गई है। मेंबर्स या पर्सन दे दे। पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी कहा था कि उसमें पर्सन्स का लफज होता, पर्सन्स या मेंबर्स का लफज हो तो बात और वाज़े या क्लियर हो जाती है। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, यानी हर कमेटी में
टोटल कितने मेंबर्स होंगे, टोटल कितने पर्सन होंगे, 5 पर्सन या 5 मेंबर्स होंगे। हर कमेटी, ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ 6 men and 4 women। 6 men और 4 वुमेन से 5-5 बंदों की 5-5 मेंबर्स की कमेटियां बनानी हैं। कैसे बनानी है, आगे उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, कंडीशंस दी हुई हैं। इन हाउ मैनी वेज, कितने पॉसिबल वेज बनेंगे। इट कैन बी डन इफ, ये कमेटियां कैसे बनाई जा सकती हैं, कितने इसमें वेज होंगे। if it has, number 1, exactly 2 women हो, at least 2 women हो, at most 2 women हो। यानी यहां पे ये 3 रेस्ट्रिक्शन है, 3 कंडीशंस हैं। बारी बारी हम हर एक को डिस्कस करते हैं, मेन हैं टोटल 6, वुमेन हैं 4। पिछले क्वेश्चन में ये बात मैंने सामने नहीं लिखी थी, सिर्फ बोल दी थी, आपकी मर्जी है ये बात सामने लिखें या ना लिखें। क्या, ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 5 पर्सन्स, टोटल 5 मेंबर्स। हर कमेटी 5 बंदों पर मुश्तमिल है। ये बात पिछले क्वेश्चन में जस्ट मैंने बोल दी थी, इधर आप ये लिख सकते हैं साइड पर। अब आए जी, जब हर कमेटी में एग्जैक्टली 2 वुमेन जरूर हों, पड़ी हों। इफ ईच कमेटी हैज एग्जैक्टली 2 वुमेन, देन वी हैव टू सेलेक्ट 3 men। 2 वुमेन आपने सेलेक्ट कर ली, 4 वुमेन से आपने 2 वुमेन सेलेक्ट कर ली, लेकिन चूंकि हर कमेटी में मेंबर्स कितने हैं, 5, लिहाजा मेन में से आपने कितने मेन सेलेक्ट करने हैं, 3, क्योंकि 5 मेंबर्स पूरे करने हैं। दैट्स वाई आपने ये बात लिखी कि देन वी हैव टू सेलेक्ट 3 men as each committee consisting of total 5 members, 5 persons। आपने हर कमेटी में बच्चों 5 बंदे पूरे करने हैं। जब आपने 2 वुमेन सेलेक्ट कर ली हैं तो मेन कितने लेने हैं, मेन आपको फिर 3 लेने हैं ताकि 5 बंदे पूरे हों, और इनको मल्टीप्लाई करना है। क्यों, यस, बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 वुमेन आउट ऑफ 4, 3 men आउट ऑफ 6, इनकी सिलेक्शन बना ली, कॉम्बिनेशन बना ली, और इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहां पे परमुटेशन का क्यों नहीं फार्मूला लग रहा? बच्चों कमेटीज का सवाल, जब कमेटीज का सवाल आए, मेरा प्रीवियस लेक्चर आप सुने, उसमें मैंने ये बात बड़ी डिटेल में बताई है, कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉब्लम्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें ये बात मैंने कही हुई है। क्योंकि कमेटीज में हम सिर्फ सिलेक्शंस कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स नहीं बना रहे, वेज सिर्फ बना रहे हैं, सिलेक्शन करके उनके वेज देख रहे हैं, सिलेक्शन करके हम सिर्फ उनके वेज देख रहे हैं कि कितने वेज बन रहे हैं, जस्ट सिलेक्शन हो रही हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन करके फिर उनकी आगे डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंजमेंट बनाते हैं तो फिर वो परमुटेशन होता है, यहाँ जस्ट सिलेक्शन है। तो ये वेज बनेंगे, इतनी कमेटीज बनेंगी जिसमें 2 एग्जैक्टली 2 वुमेन्स हैं। एंड पे आप लिख लिया करो, आपकी मर्जी है, पॉसिबिलिटीज या वेज, पॉसिबिलिटीज या वेज। अब नंबर 2 पर आए, एट लीस्ट 2 वुमेन। अब आपको और क्लियर होने लगी है, प्रीवियस क्वेश्चन की बात भी अब आपको इसमें और क्लियर होने लगी है। स्टूडेंट्स, जब भी एट लीस्ट का लफज आए, कितने एटलीस्ट 3 लेने हैं, एटलीस्ट 3 वुमेन हो तो 3 से शुरू करके उससे ऊपर ऊपर सारे केसेस डिस्कस करने, यानी एटलीस्ट वाले नंबर से शुरू करके उससे आगे आगे वाले सारे केसेस लेने हैं। जिस लफज के साथ एटलीस्ट का जिक्र हो, जिस वैल्यू के साथ, जिस नंबर के साथ एटलीस्ट का जिक्र हो, जिस नंबर के साथ एटलीस्ट का जिक्र हो, उस नंबर से शुरू करके आपने आगे सारे केसेस लेने हैं, उससे आगे आगे सारे केसेस लेने हैं। तो ये 3 केसेस आपकी मर्जी है, आपको फौरन ही नहीं पता चलेगा कि कितने केसेस बनते हैं, तो आपने ये 3 केसेस लिखें या ना लिखें, केसेस की बजाय आप लिख सकते हैं, फॉर एटलीस्ट 2 वुमेन वी हैव फॉलोइंग वेज,
फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, क्योंकि फिर आपको गिनना पड़ेगा कि केस कितने बनते हैं। तो केसेस जितने भी बने इसको काउंट करने की नहीं जरूरत है। 3 केसेस बने, 4 केसेस बने, तो बाज़ ये बच्चे सोच रहे होते हैं कि केसेस कितने बनेंगे, तो 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन के साथ आगे लिखेंगे वी हैव फॉलोइंग वेज या फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज या फॉलोइंग वेज या चांसेस, पॉसिबिलिटीज, वी हैव फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। अब मैंने अभी बोला कि जिस डिजिट के साथ एटलीस्ट का जिक्र हो तो आपने उस डिजिट से शुरू करके आगे वाले सारे केसेस लेने हैं। तो हमने 2 वुमेन लेनी है आउट ऑफ 4, 2 वुमेन लेनी है आउट ऑफ 4, जबकि हर कमेटी में 5 पर्सन्स पूरे करने हैं। सो मैन में से आपको कितने लेने होंगे फिर? यस, मैन में से आपको फिर 3 मैन लेने हैं। तो ये 120 बनेंगे वेज, अभी ऊपर बोला था। ऐसी कमेटीज की तादाद 120 होएगी जिसमें 2 वुमेन हैं और फिर हमने मैन कितने लिए? 3। अब 2 से 2 से ऊपर ऊपर वाले सारे केसेस 4C3, जब हम 3 वुमेन लेंगे तो हमें फिर 6 मैन में से कितने लेने होंगे? जी 2 मैन लेने हैं, क्योंकि हर कमेटी में 5 पर्सन या 5 मेंबर्स पूरे करने। तो यहां इसका आंसर कैलकुलेटर से निकाल लें। नेक्स्ट केस पर आए, 4C4, आपको 4, 2 से शुरू करके सारे केसेस 4C4। अब आपने 4 वुमेन ले ली हैं, तो मैन फिर कितने लेने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे? हर कमेटी के लिए मैन 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 पर्सन। इसको कैलकुलेटर से निकाल लें। तो ये बच्चों कैलकुलेटर से आप इसको निकालें तो ये वेज बनेंगे, इतने इतने वेज या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जिसमें हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि इसमें 3 वुमेन हैं और इसमें 4 वुमेन हैं, तो 3-3 वुमेन के साथ इतनी कमेटियां बनेंगी और 4-4 वुमेन के साथ इतनी कमेटियां बनेंगी। वेज आगे आप लिखना भूल भी गए हैं तो कोई इतनी बात नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आए फॉर एट मोस्ट 2 वुमेन। जब एट मोस्ट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट से, जो डिजिट एट मोस्ट के साथ है उस डिजिट से शुरू करके सारे लोअर वाले केसेस डिस्कस करेंगे। एट मोस्ट में हम मैक्सिमम वैल्यू से फिर नीचे आते हैं, मैक्सिमम के बाद फिर नीचे ही जाते हैं। ये कहते हैं ना, ये आपकी अपर बाउंड्री है, मैक्सिमम बाउंड्री है, तो उससे पीछे पीछे रहते हैं फिर। दैट्स वाई हम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सारे वो केसेस लेने हैं जो 2 लेडीज से कम वाले हैं, 4C2, 4C1 एंड 4C0। तो 4C2 अगर हमने वुमेन ली हैं तो 6 मैन में से फिर कितने मैन लेने हैं? 3, बिकॉज ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 5 पर्सन। 6C3 इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। इसमें फिर क्या करना होगा, 6C4 एंड अब वुमेन कोई नहीं ली तो मैन आप क्या लेंगे, 6C5, 5 मैन, क्योंकि ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 5 पर्सन। यानी इन डिजिट्स का जो सम है, नीचे वाले डिजिट्स का सम जो है वो 5 बनना चाहिए। तो 0 के अगेंस्ट फिर हमें 5 पर्सन लेने हैं, तो 6C5 इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो ऑल सच पॉसिबिलिटीज कैलकुलेटर से देखें तो ये है। यहाँ पे अब बेटा इन सब को आपने फाइनली ऐड भी करना है, यानी इस तरह के टोटल वेज कितने बनेंगे, टोटल जरूर बनाने हैं। टोटल वेज, ये जो सेकंड कंडीशन है, इसमें टोटल वेज इनको ऐड कर लें। टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल वेज 120 प्लस 60 प्लस 6, ये सम कैलकुलेटर से निकाल लें। ये बच्चों कैलकुलेट करें तो 186 टोटल वेज बन रहे हैं इस तरह के इसमें, और इनमें भी यहाँ भी इनका टोटल सम निकालें। टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल वेज या टोटल पॉसिबिलिटीज एक ही बात है। टोटल वेज इनको भी आप ऐड कर लें, 60 प्लस 120 प्लस 6, ये भी वही आंसर बनेगा 186। कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है
कि सर यहाँ से आगे आपने 5 या 6 वुमेन वाला केस नहीं किया, क्योंकि आपने कहा था जब किसी डिजिट के साथ एटलीस्ट आ जाए तो उस डिजिट से शुरू करके आगे वाले सारे केसेस। हाँ जी, मैं बिल्कुल आगे वाले सारे केसेस की बात की थी, लेकिन 5 वुमेन तो 4 से ले ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल वुमेन की तादाद 4 है, तो आप 5 वाला केस तो कर ही नहीं सकते। सिमिलरली इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे नीचे मजीद, और दैट्स वाई मैक्सिमम के लिए ये, दैट्स वाई एट मोस्ट के लिए ये केसेस बनेंगे और एट लीस्ट के लिए ये। तो जब भी लफ्ज बच्चों एट लीस्ट आ जाए तो उस नंबर किसी भी डिजिट के साथ एट लीस्ट आ जाए तो उस डिजिट से शुरू करके उससे सारे आगे वाले केसेस, लोअर वैल्यू से शुरू करके उससे सारे आगे वाले केसेस आगे जाना है, और एट मोस्ट के वक्त उस मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करके सारे नीचे वाले नंबर। एट लीस्ट में वो लोअर वैल्यू गिवन होगी, वो डिजिट गिवन होगा, उससे आगे आगे वाले सारे केसेस। एट मोस्ट में वो डिजिट मेंशन होगा जो एट मोस्ट के साथ होगा, तो उससे नीचे वाले सारे केसेस लेने हैं। तो ये अब आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी और ये भी। तो इसमें जब भी अब लफ्ज आगे कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए एट लीस्ट या एट मोस्ट, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल डियर स्टूडेंट्स।